प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक विश्व के इतिहास में जर्मनी का अपना एक विशिष्ट महत्व है। जर्मनी के बारे में हम सब ये जानते हैं कि प्रजा के नेतृत्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, यानी उसका एकीकरण हुआ था, और उस एकीकरण के पश्चात प्रजा का चांसलर बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था, जबकि प्रजा के सम्राट विलियम प्रथम जर्मनी के सम्राट बने थे। और इसके बाद से बिस्मार्क ने अपने विदेश नीति को इस तरह से संचालित किया कि फ्रांस हमेशा एकाकी बना रहे, क्योंकि 1870 के सीडान वार में फ्रांस की पराजय के पश्चात 1871 की फ्रैंकफर्ट अलायंस में जर्मनी ने विजेता होने के कारण उसके अल्सास और लॉरेन के क्षेत्र, मेस और स्ट्रासबर्ग के किले के तो लिया ही, साथ ही साथ क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी राशि भी उसने अर्जित की थी। और इसके पश्चात उसने विश्व में गुटबंदी की शुरुआत करके फ्रांस को एकाकी बनाए रखने का कार्य किया। और जब तक बिस्मार्क जीवित रहा या उसका शासन रहा, तब तक फ्रांस एकाकी बना रहा। लेकिन समय एक सा नहीं रहता है, समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है। 1888 में जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का देहांत हो गया। उसके पश्चात उनका पुत्र फ्रेडरिक कुछ समय तक जर्मनी का सम्राट रहा। तत्पश्चात विलियम प्रथम का पौत्र कैसर विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट बना। इस तरह त्वरित रूप से हम देखते हैं कि विलियम प्रथम, फिर फ्रेडरिक, फिर विलियम द्वितीय जर्मनी के सम्राट बने। और अब तक हमने ये जाना कि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को पूरी छूट दे रखी थी, लेकिन विलियम द्वितीय खुद एक 28 वर्षीय नवयुवक था, महत्वाकांक्षी भी था, और इसका तथा बिस्मार्क जो कि चांसलर थे, दोनों के बीच एज का एक लंबा गैप था। इस वजह से बिस्मार्क ने यह उचित समझा कि वह अपना पद त्याग दे। 1890 में बिस्मार्क ने चांसलर के पद से त्याग दे दिया। सैद्धांतिक रूप से हमें देखते हैं कि सम्राट का एक कर्मचारी मात्र चांसलर हुआ करता था, लेकिन बिस्मार्क ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए जर्मनी के सर्वे सर्वा के रूप में कार्य किया। लेकिन विलियम द्वितीय खुद एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और उसने सम्राट बनने के उपरांत कहा था कि देश का केवल एक स्वामी है और वह मैं हूं। देयर इज only one master in this country and I am he। इसके अलावा सम्राट या राजा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को वह फॉलो करता था, और वह कहा करता था कि सम्राट की इच्छा राज्य की सर्वोच्च विधि है। The king's will is the supreme law of the land। बिस्मार्क के बाद से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के दौर तक जर्मनी में 4 बार चांसलर बदले गए, जिनमें कैप्रेवी 1892, 1894, उसके पश्चात होहेन जोहे 1894 से 1900, उसके बाद वॉन ब्यूलो सन 1900 से लेकर 1909 तक, और उसके बाद बेथमेन हॉलबैक 1909 से 1917 तक। इस प्रकार कैप्रेवी, होहेनलोहे, वॉन ब्यूलो, बेथमेन हॉलबैक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा पाए, और इनके समय में जर्मनी का सम्राट विलियम द्वितीय इन पर हावी रहा। विलियम द्वितीय के चरित्र की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि वह एक सुशिक्षित नवयुवक था, लेकिन उसका मिजाज बहुत गर्म था। उसकी शैली बहुत कठोर थी, और जब वो भाषण देता था तो उसे सुनकर ऐसा लगता था कि कोई पागल प्रलाप कर रहा है।
जब वह गद्दी पर बैठा तब उसने यह इच्छा व्यक्त की थी कि ईश्वर उसे युद्ध से बचाए, लेकिन कालांतर में विलियम द्वितीय की नीतियां ऐसी रही कि ईश्वर उसे युद्ध से क्या बचाते, वह खुद जर्मनी को युद्ध की ओर ले गया था। और विश्व इतिहास में यह भी कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था तो वह विलियम द्वितीय था। उसकी नीतियों का ही यह परिणाम रहा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आइए हम लोग बात करें कि कैसर विलियम द्वितीय के समय में या उसके शासन काल में उसकी विदेश नीति का प्रमुख अंग क्या था। जैसा कि मैंने इसके पूर्व बताया कि बिस्मार्क के पतन के पश्चात कैसर विलियम द्वितीय ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में केंद्रित कर ली और उसने कुल मिलाकर बिस्मार्क के द्वारा संचालित जर्मनी के पूर्व की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वह चाहता था कि जर्मनी यूरोप की राजनीति में ही अव्वल न रहे, बल्कि विश्व की राजनीति में जर्मनी का एक प्रमुख स्थान होना चाहिए, यानी जर्मनी विश्व की राजनीति का केंद्र होना चाहिए। विलियम द्वितीय यह कहा करते थे कि विश्व में कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिसमें जर्मनी की राय न ली जाए। उसने जर्मन वासियों से यह अपेक्षा की कि विश्व की शक्ति प्राप्त करो अथवा मिट जाओ। उसने यह भी कहा कि दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ जाति है तो वह जर्मन जाति है, जर्मन के लोग हैं। यानी जर्मनी के लोग श्रेष्ठ ही नहीं है, बल्कि जर्मनी के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हें ईश्वर ने दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए या सभ्यता सिखाने के लिए ही भेजा है। यानी उग्र जर्मन राष्ट्रीयता उसके हृदय में निवास करती थी और इसी का प्रचार और प्रसार विलियम द्वितीय ने किया। विलियम द्वितीय की विदेश नीति, जैसा कि मैंने इसके पूर्व बताया, बिस्मार्क की नीति के बिल्कुल विपरीत थी। बिस्मार्क का कहना था कि मैं कुस्तुनतुनिया से आने वाली डाक को नहीं खोलता, यानी मैं पूर्वी समस्या में हस्तक्षेप नहीं करता। और बिस्मार्क यह भी कहते थे कि पूर्वी समस्या एक जटिल समस्या है। लेकिन विलियम द्वितीय ने उसके विपरीत पूर्वी समस्या में हस्तक्षेप किया, जिससे जर्मनी के रिलेशन इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ और रूस के साथ तनावपूर्ण हो गए थे। इसके अतिरिक्त बिस्मार्क ने यह भी कहा था कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है, उसे उपनिवेश बनाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन तत्कालीन समय में उपनिवेश बनाना राष्ट्र के गौरव का प्रतीक माना जाता था। इसलिए जब यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीका के मामले में रुचि लेनी शुरू की, उपनिवेश बनाना शुरू किया, तो इससे विलियम द्वितीय अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने भी अफ्रीका के क्षेत्र में औपनिवेशिक राज्य बनाने का प्रयास किया। और इस अवसर पर हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में उपनिवेश बनाने में सबसे अग्रणी देश इंग्लैंड था और बिस्मार्क मुख्य रूप से उपनिवेश इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि अगर वह उपनिवेश बनाते तो उसका टकराव इंग्लैंड के साथ होता और किसी भी कीमत पर बिस्मार्क इंग्लैंड को नाराज करना नहीं चाहते थे। इसलिए बिस्मार्क ने औपनिवेशिक नीति को रोकते हुए कहा कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है। लेकिन इसके विपरीत विलियम द्वितीय ने न केवल अफ्रीका में उपनिवेश बनाने में रुचि ली, बल्कि कई अवसर ऐसे आए जब उसने इंग्लैंड को नाराज करने का भी काम किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, तत्कालीन समय में थल शक्ति के मामले में जर्मनी अग्रणी राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, वहीं जल शक्ति के मामले में इंग्लैंड अग्रणी राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। बिस्मार्क ने जल सेना का विस्तार नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि अगर जर्मनी जल सेना का विस्तार करेगा तो इंग्लैंड से नाराजगी हो सकती है। इसलिए उसने
इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत विलियम द्वितीय ने कहा कि मेरे पितामह के समय में जिस तरह से थल सेना का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, वैसे ही मेरे समय में जल सेना का विस्तार होगा। उसने जल सेना का विस्तार तो किया, उसका विकास तो किया, लेकिन इससे इंग्लैंड नाराज हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी की जल शक्ति इंग्लैंड के बाद दुनिया में दूसरे नंबर के रूप में जाने लगी। लेकिन इसका डिमेरिट या हम कहें कि इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड पूरी तरह से जर्मनी से नाराज हो गया। इस प्रकार विलियम द्वितीय की नीतियां उसकी नजर में अच्छी थी, लेकिन विश्व राजनीति की दृष्टि से देखें तो इससे जर्मनी को नुकसान ही उठाना पड़ा। इंग्लैंड यूरोप के मामले में पृथक्करण की नीति अपनाता आ रहा था, लेकिन जिस तरह से कैसर विलियम द्वितीय ने जल शक्ति का विस्तार किया, उपनिवेशों के विस्तार करने की बात कही, उससे इंग्लैंड ने पृथक्करण की नीति का त्याग कर यूरोप की राजनीति में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। और तो और जब अफ्रीका में इंग्लैंड बोरों के साथ संघर्ष कर रहा था, उस वक्त जब इंग्लैंड को पराजय झेलनी पड़ी थी, तब ट्रांसवाल के प्रेसिडेंट क्रूगर को बधाई का संदेश भेजकर विलियम द्वितीय ने जले पे नमक छिड़कने का कार्य किया था। इससे इंग्लैंड और भी नाराज हो गया था। और स्वाभाविक सी बात है कि यूरोप में जिस तरह से जर्मनी ने गुटबंदी की थी, इसके विपरीत फ्रांस भी मित्र बनाने को उत्सुक था। इसलिए इंग्लैंड का झुकाव फ्रांस की ओर होने लगा। साथ ही साथ जब हम जर्मनी और टर्की के रिलेशन की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि विलियम द्वितीय ने विश्व राजनीति में दखल दिखाने के लिए पूर्वी समस्या में भी रुचि ली, अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताया और उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना बर्लिन टू बागदाद रेलवे लाइन के विस्तार की थी, जिसको 1902 में टर्की के द्वारा मान्यता दी गई। लेकिन इससे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की नाराजगी जर्मनी को झेलनी पड़ी थी। जर्मनी और रसिया के रिलेशन की जब हम बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि बिस्मार्क ने अपने विदेश नीति में रूस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसकी मान्यता यह थी कि अगर फ्रांस को कोई देश मित्रता कर सकता है तो वह रूस होगा। इसलिए उसने रूस को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए और अपने समय तक उसने रूस को बांधे रखा। लेकिन 1894 में बिस्मार्क के पतन के पश्चात रूस और फ्रांस के बीच एक समझौता हो गया, एक द्विराज्य संधि हो गई और इस तरह फ्रांस का एकाकीपन दूर हो गया। जहां तक यूरोप में जर्मनी और फ्रांस के रिलेशन की बात है, वह रिलेशन 1870 में नेपोलियन थर्ड की पराजय के बाद से लेकर तनावपूर्ण थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की अलायंस में जिस तरह की अपमानजनक संधि फ्रांस को करनी पड़ी थी, अपना क्षेत्र गंवाना पड़ा था, क्षतिपूर्ति की राशि देनी पड़ी थी, इसके बाद से जर्मनी और फ्रांस के बीच रिलेशन पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। और जिस तरह से विलियम द्वितीय ने अपने विदेश नीति को संचालित किया, उससे यूरोप की राजनीति में उसके विरुद्ध एक दूसरा गुट तैयार हो गया, जिसमें फ्रांस प्लस रसिया प्लस इंग्लैंड शामिल हो गए। और 1914 की घटना से हम सब वाकिफ हैं, जब 28 जून सन 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी सराजेवो में हो गई। ऑस्ट्रिया ने इसका आरोप सर्बिया पर लगाया और एक अल्टीमेटम देने के पश्चात बगैर उसका इंतजार किए 28 जुलाई सन 1914 को सर्बिया पर आक्रमण करके उसने युद्ध की शुरुआत कर दी। लड़ाई दो राष्ट्रों के बीच था, लेकिन जर्मनी, जो कि कैसर विलियम द्वितीय के सम्राट होने के कारण या उसकी नीतियों के कारण उसके ऑस्ट्रिया के साथ होने वाले संधि के कारण, वह भी
युद्ध में इन्वॉल्व हो गया और उसने यह घोषित किया कि वह ऑस्ट्रिया के पक्ष में सर्बिया के विरुद्ध युद्ध में उतर रहा है। इससे जो दूसरा गुट था, फ्रांस प्लस इंग्लैंड प्लस रसिया, वह शांत क्यों बैठता? उसने भी सर्बिया के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जिसका अंत 1918 में हुआ। 9 नवंबर सन 1918 को विलियम द्वितीय ने इस्तीफा दिया, उसे देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा और इस तरह जर्मनी के होहेनजोलर्न राजवंश का अंत हुआ। थैंक यू वेरी मच।